शादी जो है उस ज़माने में इंटरकास्ट मैरिज थी, जो कि उस वक्त कबूल नहीं की जाती थी। मैं तो इनको छोड़कर अम्मा के पास छत के ऊपर चला गया डर के मारे कि अभी असली हिंदुस्तान तो ये असली हिंदुस्तान की पहचान तो ये हो जाती है, तो हमको असली मेडल ये फीलिंग है, ये कष्टदायक दिन भी गुजरते थे अक्सर, और इतनी सहूलियतें नहीं थी जितनी एक वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन के घर होना चाहिए। जो उस वक्त की नैन सरकार ने बिल्कुल नहीं लिया कि इनके परिवार कैसे पलेंगे। जी, पेंशन जो था 52,555 रुपये आज तक बैलेंस शीट में लिखा हुआ घर पे रखी हुई है। भारत करता है तो हिटलर बैठा मैच देख रहा है, बाबूजी बोलते हैं वो कब मैदान छोड़ के चला गया जी, हमें नहीं पता लगा। पाकिस्तान और भारत के बीच में दीवार सिर्फ दीवार के रूप में शंकर लक्ष्मण खड़े थे, लेकिन आज तक दादा को भारत रत्न लगता आपको अफसोस है इस बात का? मुझे लगता है कि कहीं से हॉकी का विकास इसमें नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि व्यूवरशिप बढ़ी है, जो हॉकी से दर्शक दूर हो रहे थे वो नज़दीक आ रहे हैं। आपकी शादी जो है उस ज़माने में इंटरकास्ट मैरिज थी, जो कि उस वक्त कबूल नहीं की जाती थी। इतना अहम फैसला, इतने बड़ी फैमिली से लेगेसी जिसकी थी देश में, ये इतना बोल्ड फैसला कैसे लिया? ये आपने बड़ा एक कठिन सवाल पूछ लिया। देखिए, ये चीज़ एक मानवीय चीज़ें हैं जो होती रही हैं, होती रहेंगी, और वो जज्बा, वो भाव मेरी उस धर्मपत्नी के लिए जो उस वक्त स्कूल्स कॉलेज में पढ़ती थी तो पैदा हुआ, और हम दिल्ली में मुलाकातें हुई, खेल भी रहा था मैं जी, तो मुलाकातें बढ़ती चली गई। फिर इंटरकास्ट शादी के लिए तो एक दिन की बात है, वो मुझे खबर मिली, मैं कैंप में था जी, कि कहीं मेरी शादी होने वाली है, जिक्र चल रहा है, ये है वो है। तो मैं कैंप अपना 2 दिन के लिए छोड़ के दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने इनको, जो एक ट्रेन से आ रही थी ये दिल्ली के लिए अमृतसर से, अपने रिश्तेदारी में गई थी जी, इनका नाम जो आज इस दुनिया में नहीं है, कमलजीत कौर था। तो ये ट्रेन से आ रही थी, तो मैंने इनको ट्रेन से स्टेशन पे उतरवाया, घर नहीं जाने दिया, और मैं इनको लेके अपनी बहन के पास आगरा चला गया। जी, मेरी बड़ी बहन आगरा में है, और मेरे जीजा जी वहाँ तहसीलदार थे। तो वहाँ हम रहे हैं 2 दिन 3 दिन। अब घर जाना है, घर में बाबूजी हैं, ध्यानचंद है, परिवार है, उनको कैसे इत्तला करनी है, वो एक बड़ा सवाल था। वो बहुत बड़ा सवाल था। हाँ, कि बाबूजी को जिनके सामने आप लोग नहीं खड़े होते, हाँ, उन्हें फेस करना। कभी नहीं खड़े हुए। और 75 के बाद की बात है, ये 74 की बात है जी, 1975 अगस्त की बात है, शादी की। तो वो जो बात हुई तो बहन को साथ में लिया, जिया जी को साथ में लिया। आगरा से दिल्ली की, झांसी की ट्रेन आती है, उसमें हम बैठ कर आए। और जब आए तो मैं तो इनको छोड़कर अम्मा के पास छत के ऊपर चला गया डर के मारे कि अभी बाबूजी बुलाएंगे और क्या कहेंगे, ये बड़ी बात है, कैसे किस तरह फेस करूंगा मैं चला गया। तो शाम के वक्त उन्होंने मुझे बुलाया, मैं नीचे आया डरते हुए। उन्होंने बहुत ये शब्द कहे कि तुम इस बच्ची के साथ, तुम इसको लेकर क्यों आए हो, तुमने क्या इनके माँ बाप को खबर करी कि नहीं करी? तो मैंने कहा नहीं। उनको कहते ये पता है क्या चीज़ है ये, तुम्हें फौरन तुम अभी जाओ, मैं आई था उस दोपहर में, तुम फौरन अभी जाओ, वापस इनके माँ बाप को खबर करो कि बच्ची जो है हमारे घर में है। तो मैं उसी रात की ट्रेन से दिल्ली गया हूँ। दिल्ली जाने के बाद हम, बड़ी लंबी कहानी है। जहाँ मैं रहता था वो हमारे 3 ऐसे खिलाड़ी थे जो हॉकी खेलते थे, और जो मुस्लिम परिवार से थे, उस परिवार का 3 हम खिलाड़ी वहाँ थे खाली। उनके साथ मेरा रहना जुड़ा हुआ 3 साल करीब। और उस घर में जब मैं गया हूँ तो मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे हाँ, कल उनके माँ बाप आए थे, पेरेंट्स हमसे पूछने कि बच्ची कहाँ है। तो हमने बता दिया कि वो झांसी में है, उनको खबर करी थी मैंने। तो मुझे लगा कि नहीं, वो लोग
निकल गए कार से झांसी के लिए। जी तो मुझे लगा कि वो अगर एक बार इसको वाइफ को ले गए तो फिर मुश्किल हो गई, ये होगी। तो मैं दिल्ली से मेरे दोस्त, जिगरी दोस्त, मेरे बड़े बचपन के दोस्त मुरली मनोज शर्मा, वो साथ में थे। तो हम जावा मोटरसाइकिल मेरे पास हुआ करती थी, तो वहाँ उस जावा मोटरसाइकिल में बैठकर वहाँ से दिल्ली से हम झांसी का सफर था। हाँ, करीब 450 किलोमीटर का सफर था। और बाय द टाइम हम पहुँचते हैं, बीच में मामूली मेरा एक्सीडेंट भी होता है, पैर की 3 हड्डियां भी टूट जाती हैं। मैं जूता नहीं खोलता, इस करके मुझे मालूम है एक बार जूता खोल दिया तो फिर मेरे को दर्द सहना मुश्किल हो जाएगा। तो बंद शू के अंदर ही मैं रखता हूँ और मैं ड्राइव करके यहाँ तक आता हूँ। और जब झांसी पहुँचता हूँ तो घर में सब बैठे होते हैं। जी घर में सब बैठे होते हैं, उनके परिवार से, उनके फादर थे, उनके भाई थे और उनके ब्रदर इन लॉ थे, सन इन लॉ सन इन लॉ। तो तीनों बैठ के बाद तो बड़े आराम से बातें होनी शुरू हो गई। तो मैं समझ गया कि अब थोड़ा नॉर्मल हो गया बात। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, अब आपने शादी तो करी। तब तक मैंने शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। उसकी गवाही 3 मोहम्मदन देने वाले थे आर्य समाज मंदिर में। एक सरदार जी थे और एक हमारे ग्रोवर साहब, बहुत अच्छे मित्र, असली हिंदुस्तान की तो ये असली हिंदुस्तान की पहचान तक हो जाती है। तो हमसे तो वो शादी होती है, तो फिर वो बोलते हैं शादी तो आपने कर ली है। शादी करने के बाद एकदम से बस शादी खाली की थी हमने, हम कहीं रुके क्योंकि मुझे कैंप ज्वाइन करना था। तो हम चले गए थे, ये अपने घर चली गई थी। बहरहाल उन्होंने कहा अब हम आपकी नॉर्मल तरीके से जो शादी होती है, रस्म रिवाज से होती है, तो आपको करना है। तो फिर शादी उसके बाद फिर दोबारा हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने 2 शादियाँ की हैं। अम्मा जी का क्या रिएक्शन था? जो अम्मा हमारी उनसे मिल चुकी थी एक बार। अच्छा। जब 75 वर्ल्ड कप हम जीत कर आए थे जी, तो वो नज़ारा, वो सीन तो अनूठा सीन था अफाक भाई। दिल्ली एयरपोर्ट पे हजारों आदमी उस टाइम सब ओपन था। ये आज के जमाने की तरह कोई आतंकी कार्रवाई और आतंकी अटैक और ये सब नहीं होता था। एयरपोर्ट खुले हुए थे, आप अंदर तक जाइए और एयरक्राफ्ट तक छोड़ ले, वहां तक ले भी ले। तो इस तरह तो हमको तो मुझे याद नहीं कि जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो मेरे पैर जमीन पे लग पाए हों। कंधों पर और सिर आंखों पर लोगों ने उस हॉकी टीम को लिया, उसमें मैं भी शामिल था। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जो गोल था मेरी हॉकी स्टिक से हुआ था, जिसकी मुझे तमन्ना थी, जिसकी मुझे लालसा थी कि कोई ऐसा काम मेरे द्वारा हो जिसमें अपने पिता को मैं प्लीज कर सकूं, खुश कर सकूं। तो क्योंकि मैं उसके पहले जो आपने जिक्र किया कि 70 का ये मेडल, तो ब्रॉन्ज मेडल और ओलंपिक का मेडल और ये वो सब चीज़ें, तो शक्ल नहीं दिखाता था क्योंकि मेडल्स उनको पसंद ही नहीं थे ध्यानचंद को। सोने की चमक के अलावा कुछ ना तो मेडल हो तो सोने का हो। तो मेरे दिल में भी था कि मैं कब दिखाऊं मेडल और कैसे कम मौका मिले। तो मौका ईश्वर ने दिया 75 में, जब वो गोल होता है। और झांसी में मेरा जब आगमन होता है करीब 1 महीने के बाद, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद हम करीब 8-10 मैचेस पूरे देश के अंदर खेले थे पॉपुलराइज करने के लिए, लोगों के आशीर्वाद पाने के लिए। तो वो जब हम वापस आते हैं तो घर के अंदर जब मैं स्टेप इन करता हूँ तो सीढ़ियाँ चढ़कर देखता हूँ तो माँ बाप, मेरे अम्मा और बाबूजी खड़े हुए हैं। तो मैं वो वर्ल्ड कप उनके चरणों में रखता हूँ और पैर छूता हूँ। तो ध्यानचंद साहब का वो जो स्पर्श है ना, वो आज तक मुझे याद है। क्या बात है, वो असली मेडल, ये फीलिंग है, ये एहसास है, ये वो आज तक है। लफ्ज नहीं, कोई वर्ड नहीं, लेकिन वो फीलिंग वो मेरे दिल दिमाग, शफकत से रखा हुआ हल्का सा स्पर्श, वो भी ध्यानचंद का, वो सबसे बड़ी बात थी। क्या बात। तो ये चीजें थी। फिर बहू को उन्होंने 75 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एयरपोर्ट पे मैंने उनसे, वो भी मुझसे मिलने आई थी कि भाई इतना, अम्मा भी गई थी झांसी से, बाबूजी नहीं गए थे, अम्मा गई थी। और मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ कमल, वो भी वहाँ मिलने आई थी क्योंकि बहुत बड़ा एक ओकेजन था वो। तो अम्मा से वहाँ मुलाकात पहली बार हुई थी। फिर उसके बाद सेकंड शादी हम जब करके आ गए तब उनसे मुलाकात हुई। अम्मा से क्या बातचीत होती रहती थी आपकी? बाबूजी से तो कभी बात नहीं। देखिए, हमको हमारे घर में परिवार को पालने वाली या बड़ा करने वाली पूरे टब्बर को मेरी माँ ही थी जी। ध्यानचंद, जैसा मैंने आपसे कहा, घर में ध्यान सिंह थे जो कि साल में 2 बार 3 बार जिनका आना होता था, साल भर वो ट्रेनिंग में लगे रहते थे, हॉकी बढ़ाने में, सिखाने में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर।
तो उसके अंदर उनका जीवन जो है वो व्यतीत होता रहा। हम लोग यहाँ पर अपने ढंग से, हम माँ के आदेशानुसार जो भी उन्होंने हमको लिखाया पढ़ाया, जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ से इंटर किया, मेरे बड़े दूसरे भाइयों ने भी अब इस तरह की शिक्षा प्राप्त करी। तो घर को संभालने वाली एक ही धुरी थी, वो थी हमारी अम्मा, जिन्होंने पूरे परिवार को, दूसरे लोगों को, जो हमारी बुआएं थी, हमारे चाचा की फैमिली भी वहीं आती थी और रहती थी, तो ये सब एक जॉइंट परिवार की तरह हम लोग ताउम्र रहे। आज भी हम सब भाई बहन, भाई हमारे सारे यहीं पर हैं। तो ये अम्मा का करिश्मा था, उनका जो व्यवहार था। भौजी कह के लोग बुलाते थे उनको, आते जाते लोगों में वो भौजी पसंद के नाम से मशहूर थी। वही रिक्शे में, तांगे में बैठकर बाजार जाना और महीने भर का राशन लाद के अकेले घर में लाना, तो ये सब उनका काम था। पढ़ाई लिखाई भी हम लोगों की उनके द्वारा हुई। तो उनका जो एक इस तरह की जो बातें वो आज बड़ी अच्छी लगती हैं, और उन्होंने हमेशा हमको अप्रिशिएट किया। तो ये खेल की जीवन में इस तरह की चीज़ें हासिल करना बहुत कम लोगों को नसीब होता। मैं उनमें से हूँ जिनको ये सब बातें देखने, सुनने और समझने का मुझे अवसर मिला। कहते हैं कि कहा यह भी जाता है कि ये जो आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपको बचपन से मालूम था कि आप हॉकी जादूगर के बेटे हैं, आपके पूरे परिवार को मालूम था जी, तमाम भाई, तमाम बहनें, सबको मालूम था। लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में जो हमने सुना है वो ये सुना है कि बहुत कष्टदायक दिन भी गुजरते थे अक्सर, और इतनी सहूलियतें नहीं थीं जितनी एक वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन के घर होना चाहिए। क्या इसका दर्द कभी एहसास हुआ आपको? हाँ, वो तो दुख तो था ही कि जैसा मैंने आपसे कहा, घर से बाहर ध्यानचंद को सब जानने वाले, घर के अंदर उनको पहचाने खाली पिता के रूप में, जो परिवार के को पालने के बोझ से दबा हो। जी। सरकारी तौर पर कुछ भी नहीं था उनके पास में। जो पेंशन आती थी आर्मी से, वो भी उनको उस पद की, वो हमारे घर का एक जरिया हुआ करती थी। और इधर उधर से जो ध्यानचंद साहब को कोचिंग के पैसे मिल जाते। मैं सोचता था इतने खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी को क्या उस वक्त भी उस नज़र से इन्होंने, सरकारों ने क्यों नहीं देखा? ये खाली ध्यानचंद की बात नहीं। मैंने बहुत लोग देखे, मुझे बहुत लोग मिले, ओलंपियंस, मेडलिस्ट, जिनके बारे में जिक्र करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, और ये भी नहीं कहना चाहता कि कोई, लेकिन वो दर्द तो हर एक के परिवार के दिल में रहा, जिन्होंने मेडल हासिल किए हैं देश के लिए। कम से कम उनके परिवारों की उचित देखभाल करने का जिम्मा तो सरकारों को उस वक्त से लेना चाहिए था, जो उस वक्त की नई सरकार ने बिल्कुल नहीं लिया कि इनके परिवार कैसे पलेंगे। जी जी। ये इतने बड़े मेडलिस्ट हैं, इतने बड़े अचीवर्स हैं, और इनको दुनिया जानती है, भारत का सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। जी जी। आप सोचिए भाई, 1928, 1932, 1936 में हिंदुस्तान था क्या जी, या क्या होगा? एक गुलाम देश। हम बटे हुए लोग, हमारे राजा रजवाड़े, नवाब अपनी रियासत संभाले हुए बैठे हैं। तो देश भावना कहाँ से लाएंगे? कौन लाएगा? वो पैदा करने वाली टीम एक ही बनी है, वो हॉकी की टीम। बिल्कुल सही आपका, जिसने देश को एक धागे में पिरो दिया। पिरो तो क्यों ना, 1936 का ओलंपिक आपको याद है जी। टीम कैसे गई? टीम के लिए बाकायदा चंदा हुआ, टीम ने प्रदर्शनी मैच दे के खेले और चंदा किया, जिसका रिकॉर्ड कलेक्शन जो था 52,555 रुपए आज तक बैलेंस शीट में लिखा हुआ घर पे रखी हुई है, जो टीम को लोगों ने दिए, देश के लोगों ने दिए, और झांसी हीरोज ने भी दिया। झांसी हीरोज ने दिए। ये प्राउड की बात है प्रत्येक झांसी वालों। उस पैसे से जब टीम गई है, तो अब कंधे पर तो देश का बोझ इन खिलाड़ियों पर आना ही था, लाजमी था। और वो उसको महसूस किया होगा, और मैं समझता हूँ उस चंदे का ही वो कमाल था कि भारत की टीम ने 1936 ओलंपिक में जर्मन को, जो 1 गोल से पहले हम सिर्फ जीत रहे थे, सेकेंड हाफ में 7 गोल और किए 30 मिनट के अंदर। तो वो 30 मिनट के अंदर जो गोल किए, और हिटलर 5वां 6वां गोल जब भारत करता है, तो हिटलर बैठा मैच देख रहा है। बाबूजी बोलते हैं वो कब मैदान छोड़ के चला गया हमें नहीं पता लगा जी। तो अब हिटलर जैसे शख्सियत को आपने हराया, ये हारना ही है। जी, कोई जरूरी कि बंदूक गोली तोपों के गोलों से ही हमारा है? खेल का मैदान एक्चुअल जंग का ही तो मैदान, जंग का मैदान है, मरो मारो, जहां देश की इज्जत दांव पे लगती है। तो ये वो चीजें थी जिसने देश को एक स्वाभिमानी होने का
मौका दिया, हमको एक सम्मान दिया कि हाँ भारत जो है दुनिया में गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में। जी अरे क्या क्या था, एशिया के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हाँ 28 का, जी जी क्या 1932 के अंदर एशिया का पहला गोल्ड मेडलिस्ट। जी। उससे पहले एशियन कंट्रीज कहाँ ओलंपिक में मेडल यूरोप हासिल करते छाया हुआ थे। था, अमेरिका छाया था एज यूजुअल। तो ये वो चीज़ें थी जिसने भारत को सम्मान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि ध्यानचंद और उनकी टीम कि वो कारनामे, वो चीज़ जो उन्होंने अपने इंडिविजुअल बलबूते के ऊपर बिना सुविधाओं के जो हासिल करी, वो जज्बा दिखाया देश के लिए कि बस देश के लिए, देश मेरे लिए सबसे बड़ा है, इसके लिए मुझे खेलना है, इसको ही मुझे जिताना है। तो वो जज्बा हम लोगों के अंदर भी आता चला गया। और वो जो बातें मैंने आपको बताई कि हाँ, इसका अफसोस मुझे ज़रूर रहा ज़िंदगी में कि वो चीज़ें जो ध्यानचंद और उनके बाद के हमारे खिलाड़ियों ने, देश के रत्नों ने करी, उसको हम उतना नहीं कर पाए। कई कमज़ोरियाँ रहीं हमारी खुद की और हमारे मैनेजमेंट की। वो जो चीज़ है कि हमको वेल ऑफ, हमको घर का क्या होगा, हमारे आने वाली लाइफ का क्या होगा, तो वो चीज़ें हर खिलाड़ी के दिल में कचोटती थी। बहरहाल हम लोग जब तक खेले, ये बात तो मैं कहूँगा, हमारी टीम के जितने मेंबर्स, हम जितने खेले हैं, हम सिर्फ गोल्ड मेडल के लिए खेले। इस तरह के मेडल जब आते थे तो बुरा लगता था कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, हम उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, ध्यानचंद जी के साथ, क्लाउडियस साहब के साथ, बलबीर सिंह जी के साथ। तो ये चीज़ें रही। लेकिन आज खुशी की बात है कि हमारे हॉकी टीम जो दोबारा आज की मॉडर्न हॉकी को लेकर जो खेल रहे हैं, इस पिछले 2 ओलंपिक में हमने बैक टू बैक मेडल जीते हैं। एक बहुत अच्छा हमारा ये सफ़र फिर से शुरू हुआ है। हमारी लड़कियां, बच्चियां एशियाड के अंदर तो हम छा गए हैं वैसे, आप चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो। तो ये वो चीज़ देख के बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, ये आने वाले वक्त में वो 50 साल का जो वर्ल्ड कप का हमारा अभी तक आज तक नहीं है, मुझे 50 साल हो रहे हैं, होने वाले हैं नहीं, हाँ अगले साल हो जाएंगे। और आज तक हम वर्ल्ड चैंपियन फिर से नहीं बन पाए हैं। हाँ, वहाँ खड़े नहीं हुए हम, खड़े ही नहीं हो पाए हैं। तो इसको भी तोड़ना होगा। मुझे लगता है कि अब जरूर वक्त आएगा, क्योंकि चैलेंज है ये तो कि हमने जीता, आप जीत के दिखाओ। अच्छा, जब आप हॉकी प्लेयर थे, आप खेला करते थे, तो देश में उस वक्त क्लब हॉकी की बहुत बहार हुआ करती थी। और क्लब हॉकी से ही बड़े खिलाड़ी निकला करते थे। आज हम देखते हैं कि क्लब के नाम पे कुछ नहीं है, स्टेट फंडिंग होती है और हॉकी टीमें बनती हैं। क्या इसका असर पड़ता है? नहीं, अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं हर जगह, आज के खिलाड़ियों से पूछते हैं कि आज हॉकी हमारी, या मुझसे ही पूछते हैं। आज हमारे हॉकी की वो स्थिति नहीं है जो पहले दशकों में हुआ करती थी। आज हम सिर्फ डिपेंड हो गए हैं अकेडमीज के ऊपर। पहले जो क्लब का आपने जिक्र किया, तो झांसी के अंदर कम से कम 10, 12, 15 क्लब थे, खेला हुआ करते थे। भोपाल में तो अनगिनत थे। कहीं चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, ये क्लब, वो क्लब, वो क्लब। तो क्लब का मतलब, क्लब के बाद आपकी स्टेट बनती थी, स्टेट के बाद आपकी नेशनल बनती थी। तो ये जो एक लाइन थी, लेकिन उसके उनके साथ में जो सबसे बेहतरीन चीज थी वो थी कि हॉकी के ग्राउंड अवेलेबल थे। जी, जो नेचुरल ग्रास थी, नेचुरल फील्ड थे, उस पे हॉकी कहीं भी खेली जा सकती थी। जिस तरह हम झांसी में खेलते रहे हैं, जो हम प्रैक्टिस करी, और हर जगह कितने मैदान हैं, मैं नाम गिनाऊं तो खुद, ये वर्कशॉप में भी आके खेले हैं, हम कैंट में आके खेले हैं, सदर बाजार खेले हैं, पॉलिटेक्निक पहाड़ के पास जो एक जगह है छोटा सा मैदान, वहाँ खेले, अपना मैदान तो था ही, वहाँ खेले हैं। तो इस तरह के मैदान अवेलेबिलिटी है, तो प्रैक्टिस अपने आप होती थी। अब आज ग्राउंड कहाँ है? ग्राउंड नहीं, एक ग्राउंड है, उस पे उनके एकेडमी के बच्चे खेल रहे हैं। जी, दूसरा बच्चा खेल नहीं सकता। मैं चाहकर भी अपने बच्चों को टर्फ के ऊपर नहीं खिला सकता। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड्स स्कूलों के अंदर, आज बच्ची का एक भाषण सुना मैंने जिसमें कहा कि उस शहर के अंदर एक क्लब के अंदर 10-10 एस्ट्रोट, एक क्लब के अंदर, शहर में नहीं, क्लब में। तो शहर में कितने होंगे? जब सामने चीज है, ग्राउंड है, चाहे वो हॉकी ग्राउंड हो, चाहे वो एथलेटिक की ग्राउंड हो, चाहे वो फुटबॉल की ग्राउंड हो, बच्चा खेलने जाएगा, अपने आप शौक पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो आज दूर हो गई हमसे, हॉकी के तौर पर खिलाड़ी दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ग्राउंड, नेचुरल ग्रास पे खेलने के बाद टर्फ पर अपने आप को लाकर खिलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अभी हाल ही में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके पहले देश ने आपको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा।
इतने जो अवार्ड हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो बहुत बड़ा अवार्ड है जो आपको दिया गया है, क्या महसूस होता है सर? अफाक जी, मैं आपको एक तुलनात्मक चीज़ ज़रा सी बता दूं जी कि ये जितने भी अवार्ड हासिल हुए हैं वो अपने आप से संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा, स्टेट द्वारा वो सब दिए गए हैं। उसके लिए मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। जी मेरे लिहाज से अवार्ड एक ऐसा सम्मान है, व्यक्तिगत सम्मान होता है जिसको हमारा समाज, हमारा देश, जी हमारा घर वो महसूस करता है और सम्मानित करता है, और सम्मान करते रहना चाहिए। चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, जी वो भी मुझे सरकार की तरफ से जी नॉमिनेशन गया और मुझको मिल गया। चाहे वो यश भारती अवार्ड हो, जी हाँ, जो यूपी गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट और हमारे सीएम साहब, जी सीएम अखिलेश यादव। हाँ, उस टाइम के सीएम अखिलेश यादव जो यश भारती अवार्ड जिन्होंने शुरू की थी सरकार ने, और दूसरे हमारे कितने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, चाहे पुणे का हो, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे प्रेस के लोगों का हो, ये सब अपने आप से मिलते रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़कर खुशी जो अवार्ड हासिल करने की मुझे हुई है वो हॉकी इंडिया द्वारा, हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और वो भी मेरे पिता के नाम का अवार्ड, जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जी के नाम से एक अच्छे, बहुत ही एक मैं कहूँ कि ग्लैमर, और जिसको कह सकते हैं कि हाँ एक सम्मान के स्वरूप वो अवार्ड जो दिया जाता है हॉकी इंडिया द्वारा, वो सम्मान मुझे मिला है। तो मुझे लगा कि मैं अपने उन बड़े खिलाड़ियों की कतार में शामिल हो गया हूँ जिनके नाम शंकर लक्ष्मण साहब, जी सरदार बलबीर सिंह जी, गुरबख्श सिंह साहब, जी जी और शंकर लक्ष्मण, इस तरह के नाम जो थे, उनके साथ तो नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन उनके पीछे की लाइन में मैं इस अवार्ड के साथ ज़रूर खड़ा हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि ध्यानचंद जी के जो मेरे पिता के नाम का अवार्ड, वो मैं उनका पुत्र होने के उससे मुझे दिया गया। मेरे लिए बहुत ही एक अनूठी, एक खुशी की बात मेरे लिए। अभी सर अशोक सर जिक्र कर रहे थे शंकर लक्ष्मण साहब। मेरे जो नए श्रोता हैं, नए देखने वाले हैं, शंकर लक्ष्मण जी, जब आप 1964 के टोक्यो ओलंपिक को सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान पर जो विजय प्राप्त किया था, गोल्ड मेडल जीता था भारत ने, उस पाकिस्तान और भारत के बीच में सिर्फ दीवार के रूप में शंकर लक्ष्मण खड़े थे। इतने हमले किए थे और एक भी हमला कामयाब नहीं होने दिया था पाकिस्तान का। मऊ के रहने वाले थे शंकर लक्ष्मण साहब, और बड़े शानदार हॉकी के गोलकीपर थे, और उनकी भी एक सिर्फ राशन की दुकान का जरिया थी। जी ये स्टोरी भी हमने कई बार पढ़ी थी उस जमाने में कि वो बेचारे एक कंट्रोल की दुकान चला के राशन की अपनी आजीविका पाते थे। बहरहाल सर, एक और सन 2005 में एक मुहिम शुरू हुई थी झांसी से, जिसमें पूरे देश के खिलाड़ी जुड़े, पूरा देश के नागरिक जुड़े, और वो मुहिम थी कि हॉकी के जादूगर दादा ध्यानचंद जी को भारत रत्न प्रदान किया जाए। वो मुहिम लगातार डिमांड करती रही तमाम सरकारों से, और लेकिन आज तक दादा को भारत रत्न नहीं दिया गया। लगता आपको अफसोस है इस बात का आफाक भाई? मुझे गर्व भी होता है कि कम से कम इस बहाने हॉकी के जादूगर साहब की बात होती है, लेकिन अफसोस भी है सर। नहीं, ये अफसोस सिर्फ आपका या मेरा नहीं है। ये ध्यानचंद कहते हैं ना, ये इस तरह की शख्सियत तो देश की एक जायदाद होती है, मिल्कियत होती है, और ध्यानचंद उनमें से एक हैं। जैसा आपने कहा कि 25-26 मूर्तियाँ इस देश के अंदर बनना, सैकड़ों स्टेडियमों के नाम उनके नाम से होना, और सबसे बढ़कर देश का खेल दिवस उनके नाम से होना, इससे बढ़कर और क्या हासिल हो सकता है? देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जिसको हम खेल रत्न कहते हैं, वो भी ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से होना। उसके बाद यह अवार्ड क्यों नहीं दिया जाता, ये सवाल हमेशा मुझसे ही पूछा जाता है, क्योंकि मैं परिवार का हूँ। लेकिन अगर आप मुझे खिलाड़ी के तौर पर कहेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि यह अवार्ड तो उनको बहुत पहले
दे दिया जाना चाहिए। ये एक सिंबल है, एक प्रतीकात्मक चीज है जो देश अपने किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को जिसने देश के हित के लिए काम किए हो, देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम किए हों, ये पुरस्कार की शायद डेफिनेशन यही मुझे समझ में आती है। इसलिए भी है कि 1936 के जो ओलंपिक गेम्स थे उसमें जो देश के लिए, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण टीम ने दिखाया था हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी साहब की क़यादत में, वो अभूतपूर्व था। क्योंकि अभी सर जैसा जिक्र कर रहे थे कि ध्यानचंद जी ने बोला था गोल्ड मेडल जीतने के बाद कि काश इस यूनियन जैक की जगह हमारे देश का झंडा होता। तो राष्ट्र के प्रति समर्पित थे तो वो चीज वाकई में ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। सभी खिलाड़ियों को चोटते देखिए, ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं एक बात कहूँ आपसे जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने हमेशा खिलाड़ी को खिलाड़ी के तौर पर देखा और सराहा और सम्मान दिया। हम भले ही उनके गुलाम रहे हों, खेल खेल होता है, इसमें कहीं दीवार या पार्टीशन नहीं हो सकता। हम सर डॉन ब्रैडमैन की भी वही तारीफ करते हैं जो ध्यानचंद की करते हैं, हम पहले की भी वही तारीफ करते हैं जो ध्यानचंद की करते हैं। हम आज कितने क्रिकेटर्स, फुटबॉल की बात ले, रोनाल्डो की बात करें तो हम उसकी तारीफ करते हैं, उसको वो अपना मानते हैं। तो खिलाड़ी की कोई बाउंड्रीज नहीं है और ध्यानचंद भी की शख्सियत भी वही रही है। और मैं ये मानता हूँ कि ध्यानचंद जैसे शख्सियत को इस अवार्ड से दूर क्यों रखा गया है, जबकि ये बात तीन हमारे खेल मंत्रियों ने अपने आप से रिकमेंड करके सरकार को दी हो, बिना प्रेशर के किसी और के, या संस्था ने लिखा हो गया ध्यानचंद को मिलना चाहिए। उनके दिल में ध्यानचंद के प्रति ये श्रद्धा थी, चाहे वो अजय माकन साहब हो 1900 कांग्रेस, मैं सरकारों की बात नहीं करता हूँ, चाहे वो जितेंद्र सिंह जी हो, मैं सरकार की बात नहीं करता हूँ, चाहे वो विजय गोयल साहब हो, मैं सरकार की बात नहीं करता हूँ। उन्होंने अपने आप से लिख के सरकार को भेजा कि ध्यानचंद जैसी शख्सियत को इस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाए। और क्यों नहीं किया जाता जिनके नाम से खेल दिवस, हाँ, ये उससे बड़ा राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये कहीं से कंट्रास्ट समझने लगता है। बहरहाल ये सरकार का डिसीजन है जो सर्वमान्य है और मान्य है, लेकिन कुछ बातें, कुछ आवाज़ें, कुछ लोगों की दिल की भावनाएं जो इस सम्मान के साथ ध्यानचंद को लेकर जुड़ी हुई है, मैं समझता हूं कि ये पूरे देश की अभिलाषा है। ये उनके एक ये सम्मान उनको सम्मान दिया जाना चाहिए उनको, वो उसके हकदार भी हैं। ये कोई परिवार का सम्मान नहीं है, देश की उस गरिमा का सम्मान है जिस देश ने हमको उस टाइम में सम्मानित होने का अवसर दिया था जब गुलामी की बेड़ियां थी। अच्छा, हॉकी पे हम एक बात जहन में आ रही थी कि वर्तमान हॉकी आजकल अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है जी, लेकिन अभी एक जो सिनेरियो सामने है वो ये है कि जो स्टेडियम हमारे बनाए जा रहे हैं वो शहर से आउटस्कर्ट में बनाए जा रहे हैं, बाहर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में एक बच्चे को जो नौसिखिया है, जो सीखना चाहता है हॉकी, उसको 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो ये तो मुझे लगता है कि कहीं से हॉकी का विकास इसमें नहीं होगा। ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अब दूसरी बात को लेके चले, किस शहर में ज़मीन बच रही है अब बीच में आप भी मान के चले, जबकि ये पहले एक आदेश होना चाहिए और ये एक सरकार की प्लानिंग में आना चाहिए कि हर 5, जो पहले मैंने पढ़ा था और इस बात को कई जगह पे शुरुआत भी हुई थी कि हर 5 किलोमीटर के हमारे एरिया के अंदर एक स्टेडियम का होना निहायत ज़रूरी, जिसमें बच्चे उस 5 किलोमीटर के एरिया के बच्चे जो हैं उसमें खेल सके। और खेल कितना ज़रूरी है ये तो आज सरकार उसको कितना उठाने की कोशिश कर रही, चाहे वो खेलो इंडिया के नाम से हम माने, चाहे फिट इंडिया के नाम से हम माने, और कितने चैनल खोल दी हैं नेशनल लेवल तक पहुँचने के लिए बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें सरकार कर सकती है और मंशा भी है। और प्रेजेंट सरकार ने तो खेलों के लिए खुले दरवाजे कर दी हैं, खिलाड़ी कहीं भी खेले। और सबसे बढ़कर हॉकी के लिए जो शब्द मैं हमेशा दोहराता हूँ कि जब भारत की टीम टोक्यो में जीत कर आई थी 64 में,
अच्छा, अभी अभी रिसेंटली 24 में, 22 वाले में, 21-22 में, 21 जो में। 20 वाला, जो 20 वाला 21 में हुआ जो था। 21 का हुआ था, उसमें टीम के साथ जब भेंट होती है हमारे प्रधानमंत्री जी की, और चाय पे वो खिलाड़ियों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो हॉकी खिलाड़ी जब उनसे मिलते हैं तो एक लाइन निकलती है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ और कहता हूँ मैं, कि इतनी अच्छी चीज उन्होंने कही कि उन्होंने कहा हमें इतने मेडल जब मिलते हैं, उसमें जब हॉकी का मेडल नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है। हम चाहते हैं हॉकी का मेडल हमारी टीम हर बार जीते। तो हॉकी एक ऐसी चीज है जो हमारे दिलो दिमाग में, हमारे पूरे शख्सियत के अंदर देश की गरिमा के साथ अटैच्ड है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही और उन्होंने हर खिलाड़ी से फोन के ऊपर बातें करी हैं ओलंपिक में, तो इस तरह की जो एक हेड हमारे जो है वो जितने स्पोर्ट्स माइंडेड हों, तो उस देश के तो मेडल्स की संख्या अब बढ़ने की होनी चाहिए। भले ही हमने इस बार भी 7 मेडल्स जीते हैं, ये संख्या 70 के करीब पहुंचे, ऐसा मैं कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं जो हमारी सरकारों की दृष्टि, हमारे अभी प्रेजेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर साहब आए, मांडविया साहब, उनका भी ये विचार यही है कि हम किस तरह से रिवाइव करें कि हमारे देश में खेलों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। प्रोत्साहन तो दिया जा रहा है, लेकिन खिलाड़ी के अंदर भावना मिले। खेलना अफाक भाई अलग है, मैं मानता हूँ खेलना चाहिए, लेकिन जब आप खेला सिर्फ इस पहली क्लास में ABCD पढ़ने जाते हैं, उसके बाद आप PhD करते हैं, उसके बाद मास्टर डिग्री करते हैं, उसी बल के ऊपर जब आपने ABCD शुरू करी, तो ABC के बाद आपको मास्टर डिग्री लेनी है, तो आपको गोल्ड मेडल लेने की ज़रूरत है। और गोल्ड मेडल लेने वाले कौन हो सकते हैं? वो वही होंगे जो खेल रहे हैं, जो खेलों को अडॉप्ट किए हुए हैं, चाहे कोई सा खेल हो। तो हमारे खिलाड़ियों की भी ये ड्यूटी है, उनका एक धर्म है कि इतनी सहूलियत के बाद जो आज सरकारें दे रही हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो देश के लिए जो मेडल्स हम अपेक्षा करते हैं, उनको इन मेडलों की संख्या वो बढ़ाएं, 7 को 70 करें। क्या बात है, वाह। एक और सवाल आखिरी में, बात करते करते बहुत देर हो गई है। हॉकी इंडिया लीग जो होने, जी, हॉकी इंडिया लीग जब लगातार हो रही है तो हम देखते हैं कि व्यूवरशिप बढ़ी है, जो हॉकी से दर्शक दूर हो रहे थे वो नज़दीक आ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा यकीनी तौर पर मिलेगा नेचुरली, क्योंकि आज तो पैसा तो है ही, ये तो अहम भूमिका अदा कर रहा है, हम सब देख रहे हैं हम हमारे जीवन में। तो खिलाड़ियों के लिए भी एक अट्रैक्शन है कि हम अच्छा खेलेंगे तो हमारे को ज़्यादा अच्छे रेट मिलेगा, बिल्कुल, हमारा खेल जो है वो उन ऊंचाइयों को छुएगा, और प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज़ नहीं सीखी है उसको भी सीखेंगे, उसको भी अप्लाई करेंगे, तो खेल का मापदंड और खेल का पैमाना बढ़ जाता है। हर एक को अपना बेस्ट ही देना पड़ता है, अदरवाइज आप पिक्चर में या दौड़ में नहीं शामिल हो सकते हैं। अगर दौड़ में और लीग में शामिल होना है, अच्छा खिलाड़ी है, अगली बार के लिए भी सिलेक्ट होना है, अच्छा पैसा भी लेना है, तो उसके लिए तो आपको अच्छा खेलना ही पड़ेगा। और जब अच्छा खेलेंगे तो व्यूअर्स जो देखने वाले हैं वो आपकी मौजूदगी का, आपके खेल की तारीफ होते हुए देखेंगे, और आपका जो रेट है वो हाई हो जाएगा। जी जी जी। अशोक सर के साथ अभी हम बहुत सारी और बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे, वो बातें जो भारत की अतीत का गौरव हैं, तो भारत के भविष्य का आधार भी हैं। अशोक सर, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं। अफाक जी, आपके साथ बैठ के हमेशा से हॉकी की बातें हुई हैं, क्योंकि झांसी एक ऐसा शहर रहा है जिसने रानी झांसी तो दिए हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी भी दिए हैं, मैथिली शरण गुप्त भी दिए हैं, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर जो एक नाम दिया है ध्यानचंद का, उसने तो एक अलग ही छाप छोड़ी हुई है हम सभी के दिलो दिमाग पर, इस शहर के लोगों के दिमाग पर, और इस शहर के वातावरण में। आप जहाँ भी जाएं तो 2 ही नाम चमकते हैं, ध्यानचंद का खेलों में, रानी लक्ष्मीबाई का आज़ादी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हॉकी जादूगर दादा ध्यानचंद जी के बेटे, ओलंपिक मेडलिस्ट, 1975 के वर्ल्ड चैंपियन, अर्जुन पुरस्कार विजेता और तमाम पुरस्कारों से सम्मानित। अभी पिछले ही दिनों इन्हें सर को हॉकी इंडिया की तरफ से आपको लाइफ टाइम ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसी महान शख्सियत आज आपके साथ मौजूद थी। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा
और कमेंट भी कीजिएगा। नमस्कार।